Hello guys, I am Komal Balala. Hope you are doing well in your studies. All right, 5 days जीके कैप्सूल की सीरीज में आज हम देखेंगे 6 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए 9928001400 पे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। किसान रेल, नाम से पता चल रहा है ये एक रेल है किसानों से संबंधित, बट ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ किसान ही ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है। ये एक्चुअली एक स्पेशल पार्सल ट्रेन है। तो क्या है ये? इंडिया की फर्स्ट किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन है, जिसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। ये बेसिकली मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगी किसके बीच में? अभी स्टार्टिंग में महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच में। ओके, इसे अनाउंस किया था यूनियन बजट 2021 में। अब ये ट्रेन हेल्प क्या करेगी? बेसिकली जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, मतलब जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि सब्जी, फल, इनको मार्केट में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उपलब्ध कराएगी। ओके, इसके अंदर फ्रोज़न कंटेनर्स होंगे। तो ये क्या करेगी? बेसिकली एक नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन का काम करेगी। किसके लिए? पेरिशेबल आइटम्स के लिए, जिसमें फिश, मीट, मिल्क, मतलब दूध और ये सब चीज़ें भी शामिल होगी। तो ये क्या है कि जो अपन सब सुनते हैं ना कि किसानों की आय को दुगनी करनी है 2022 तक, तो उसके लिए एक पॉजिटिव स्टेप है उसी डायरेक्शन में। तो 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की जो रिकमेंडेशन है वो कौन सी कमेटी ने की थी? अशोक दालवाई कमेटी ने। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या करेगी? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कैरी करेगी और साथ ही साथ सेवरल स्टेशन पे इसके स्टॉपेज होंगे, वहाँ से ये सामान पिक भी करेगी और वहाँ पे सामान देगी भी। ओके, अब है डेट इंस्ट्रूमेंट। देखो ये क्या है? एक बेसिकली टूल है जो कि कोई भी एंटिटी जो होती है ना, वो यूज़ करती है कैपिटल को रेज करने के लिए। तो देखा जाए तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे अगर अपन ब्रॉड लेवल पे देखें तो ये बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये क्या है? एक बेसिकली डॉक्यूमेंट है और इसमें एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो फंड तो एंटिटी को प्रोवाइड करते, लेकिन प्रॉमिस लेते हैं एंटिटी से कि वो लैंडर को रिपे करेंगे, इन्वेस्टर को रिपे करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो रिपे करेंगे। ओके, तो डेट इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके मतलब एक डील होती है। ठीक है, उसके अंदर कोलैटरल इन्वॉल्व होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, शेड्यूल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स है, टाइम फ्रेमवर्क है कि मेच्योरिटी पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि आरबीआई का जो बेसल 3 गाइडलाइंस है उसमें बैंक डेट इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली होल्ड कर सकता है, तो इट वुड हैव टू अलोकेट लोअर कैपिटल एज कंपेयर टू होल्डिंग द सेम डेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू ए म्यूचुअल फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब अभी क्या किया? आरबीआई ने बैंक को परमिट कर दिया कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू, विदाउट, मतलब बिना कोई एडिशनल चार्जेस अलोकेट किए बिना। ओके, तो इससे क्या होगा कि बॉन्ड मार्केट जो है वो एक्सपांड होगा और इससे सब्सटैंशियल कैपिटल सेविंग होगी बैंक की। ओके, तो इससे जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट है उसको बूस्ट मिलेगा। ओके, अब है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस। रिसेंटली अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी जो आई थी उसमें इन्होंने कुछ न्यू गाइडलाइंस इशू करी है। तो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है कि बैंक अपना कुछ अमाउंट ऑफ पैसा इन सेक्टर्स में मतलब लैंड करते ही करते हैं। ठीक है, तो बैंक हैव टू सेट असाइड ए स्पेशल पोर्शन ऑफ बैंक लैंडिंग टू सेक्टर्स डीम्ड इम्पॉर्टेंट बाय द सेंट्रल बैंक। जो आरबीआई ने कुछ सेक्टर्स को पीएसएल में डाल रखा है उसमें इनको 40% लैंडिंग देनी ही देनी है। अब वो सेक्टर्स क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको क्या करना है? बूस्ट करना है। कौन कौन से सेक्टर्स है? एक तो एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। तो जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है या फॉरेन बैंक्स है विथ a sizable presence in India are mandated to set aside 40% of their adjusted net bank credit for lending to these sectors. Okay, अब आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया? पीएसएल स्टेटस दे दिया इंडिया के स्टार्टअप सेक्टर को।
Okay, so startups were considered under the MSME category. Okay, and we are required to show 3 years of profitability. और इसके साथ साथ ही इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की जो लिमिट है उसे भी बढ़ा दिया है, उसमें सोलर पावर एंड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को ज़्यादा दिया जाएगा. ओके, अब है एक्साइज केवकाज 2020. अब जो केवकाज 2020 है इसे कॉकेशस भी कहा जाता है. बेसिकली एक मल्टीलैटरल स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट एक्साइज है जो कि रशिया में रिसेंटली हेल्ड होगी. ओके, द इन्विटेशन फॉर पार्टिसिपेशन टू केवकाज 2020 हैज़ बीन एक्सटेंडेड. मतलब 18 कंट्रीज़ को इन्होंने पार्टिसिपेशन लेटर भेजा है, इन्विटेशन लेटर भेजा है. उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है? चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, अपार्ट फ्रॉम अदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पार्ट ऑफ द SCO. SCO क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया भी इस एक्सरसाइज में पार्ट करेगा 150 आर्मी पर्सोनल के साथ, और कुछ नेवी और एयरफोर्स के मेंबर्स भी शामिल होंगे. ओके, तो इंडिया भी इसमें रह रहा है. तो इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि एक्साइज केवकाज किससे संबंधित है? रशिया से. ओके, अब है फूड सिस्टम विजन प्राइज 2020. ओके, ये क्या है? बेसिकली एक मतलब एक इनविटेशन है ऑर्गेनाइजेशन को पूरे ग्लोब से कि एक विजन डेवलप करे फॉर रीजनरेटिव एंड नरिशिंग फूड सिस्टम दैट दे एस्पायर टू क्रिएट बाय द ईयर 2050. मतलब जो 2050 में उनको क्रिएट करना है वैसा एक रीजनरेटिव एंड नरिशिंग फूड सिस्टम का विजन कैसा होगा उससे रिलेटेड है. तो इसे प्रेजेंट करता है रॉकरफेलर फाउंडेशन USA. अभी हुआ क्या, अपने यहाँ का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद का, उसका नाम है नंदी. वो टॉप 10 विजनरीज इन द वर्ल्ड में सेलेक्ट हुआ है फॉर द फूड विजन 2050 प्राइज. ओके, अब नंदी जो है वो बेसिकली ट्राइबल फार्मर्स के साथ मिलकर काम करता है. इन अराकू वैली आंध्र प्रदेश 20 सालों से काम कर रहा है. एक्चुअली नंदी फाउंडेशन को जो ये टॉप 10 विजनरीज में जो इंक्लूड किया है उसका कारण है अराकोनॉमिक्स के वजह से. ओके, अब ये अराकोनॉमिक्स है क्या? बेसिकली अराकोनॉमिक्स एक मॉडल है, वॉज रिकॉग्नाइज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अराकोनॉमिक्स. इसे अपन आगे देखेंगे. अराकोनॉमिक्स एक मॉडल है इन रीजन्स ऑफ अराकू. कहाँ का है? आंध्र प्रदेश. वर्धा है महाराष्ट्र में, एंड न्यू दिल्ली. अराकू तो काफ़ी है, वर्धा महाराष्ट्र एंड न्यू दिल्ली. ओके, अराकू बेसिकली एक वैली है, बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश की. लीडिंग टू द फूड विजन 2050 दैट फॉलोज. इन्होंने एक अप्रोच फॉलो की थी, उसका नाम है ABCDEFGH. ओके, फ्रेमवर्क है. तो A से है एग्रीकल्चर, B से बायोलॉजी, C से कंपोस्ट एंड D से डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, E से एंटरप्रेन्योर्स, F से फैमिलीज एंड G से ग्लोबल मार्केट्स एंड H से है हेड स्टैंड्स, मतलब इम्प्लाइंग इनोवेशन. अब बेसिकली क्या हुआ, जो अराकू कॉफ़ी है वो काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की है, तो इसे इंडियन मार्केट की बजाय ग्लोबल मार्केट चाहिए. दैट्स वाई दे आर यूजिंग हियर ग्लोबल मार्केट्स. ओके, तो जो मॉडल है ABCDS दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड अराकोनॉमिक्स क्या है वो अपन देखते हैं. ओके, अराकोनॉमिक्स एक बेसिकली न्यू इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल है जो फार्मर्स को तो प्रॉफिट देगा, साथ ही साथ कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट देगा. किसके थ्रू? रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के थ्रू. दैट्स वाई दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल है. फार्मर को प्रॉफिट दे रहा है और कंज्यूमर को क्वालिटी दे रहा है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर को भी रीजनरेट कर रहा है. ओके, तो ये जो मॉडल है इसका ट्रिब्यूट जाता है टू द ट्राइबल फार्मर्स ऑफ अराकू रीजन. कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का. फॉर द वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड, और उसे प्राइज़ भी मिला था पेरिस में 2017 में. और साथ ही साथ वहाँ पे क्या है कि हाई कार्बन लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 955 विलेजेस में. ओके, और उसमें इन्होंने 25 मिलियन ट्रीज प्लांट की है. तो एक न्यू कंसेप्ट हो गया ना, मतलब इतना, मतलब एक कॉफ़ी भी मास लेवल पे प्रोड्यूस करी, क्वालिटी भी कॉफ़ी की बहुत हाई थी, और तो इससे किसानों को भी प्रॉफिट हुआ. वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है 955 विलेजेस में हाई कार्बन लैंडस्केप बन गया, 25 मिलियन ट्रीज इन्होंने प्लांट की, तो एक पूरा सिस्टम चेंज हो गया. ओके, दैट्स वाई दे आर चूजन फॉर विजन प्राइज. ठीक है, टॉप 10 विजनरीज में इन्हें इंक्लूड किया गया है. ओके,
अब है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इसे रिलीज करता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ओके, रिलीज करता है। बेसिकली क्या करती है ये जो इंडेक्स है, ये देखती है कि अराउंड 600 इंडियन कंपनीज जो है उनका बिजनेस सेंटिमेंट क्या है। इसको सबको देख के ये कॉम्पोजिट इंडेक्स कंप्यूट करते हैं। ओके, कि बिजनेस सेंटिमेंट क्या चल रहा है। तो अभी BSI स्टूड एट 46.4 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, जो कि ड्रॉप हुआ है पिछले साल पिछले क्वार्टर में 77.4% था, उससे रिड्यूस होके 46.4 हो गया है। तो टोटल ड्रॉपफॉल जो हुआ है वो 40.1 का हुआ है। अब 62% इन द जून 2020 क्वार्टर ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये बता रहा है कि ये जो लोवेस्ट है दैट द BCI हैज़ एवर फॉलन इन द हिस्ट्री, मतलब इन्होंने अभी तक 113 राउंड कर लिए हैं, उसमें सबसे लोवेस्ट इस साल का है। ओके, अब है पोकली वैरायटी, बेसिकली एक राइस है, मतलब चावल की वैरायटी है। ठीक है, तो ये क्या है, सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस के कारण जानी जाती है, और ये जो कोस्टल रीजन है केरला की, वहाँ पे भी ये फ्लॉरिश हो रही है। इसमें ऐसी क्वालिटी एबिलिटी है कि ये उस पैडी फील्ड में भी फ्लॉरिश होती है। इसे GI टैग मिला गया है और कंटिन्यू रिसर्च इस पे अभी तक चल रही है। तो अभी क्या हुआ कि सुंदरबन के जो फार्मर्स हैं उन्होंने इस पोकली सीड्स को यूज़ किया है। 80% ऑफ द राइस पैडीज इन द सुंदरबंस फेस द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट वाटर इनकर्जन। ठीक है, तो वो ये सोच रहे हैं कि वहाँ जो नॉर्मल राइस प्रॉब्लम फेस कर रही है, अगर पोकली सीड्स को ये यूज़ करते हैं तो 80% प्रॉब्लम वहाँ की सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर पोकली सीड वहाँ पे सक्सीड करती है तो गुड स्टेप टू टर्न अराउंड द फॉर्चून्स ऑफ द फार्मर्स। अब इन्होंने क्या किया, वहाँ पे वित्तला 11 करके एक वैरायटी है चावल की, पोकली सीड की ही वैरायटी है वित्तिला। ओके, वित्तिला 11 वैरायटी ऑफ पोकली सीड्स सुंदरबन में भेजी गई 5 किलो। ये क्या है, लेटेस्ट वैरायटी है जो कि केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अभी आई है। वित्तिला 11 जो है वो 5 टन पर हेक्टर प्रोड्यूस करती है। ओके, देन द प्रीवियस वेराइटीज़, मतलब इतना अच्छा बेटर यील्ड है इसका। और जो ज्योति वैरायटी है उसको इसने क्रॉस कर दिया है, और क्रॉप ड्यूरेशन मतलब 110 दिन में ये पक के तैयार हो जाता है चावल। ओके, अब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, इसे प्रिपेयर्ड करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि इरिश की कंपनी है, एंड द वेल्ट हंगर हिल्फी, जो कि जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों मिलके प्रिपेयर्ड करते हैं। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये 4 GHI इंडिकेटर्स देखती है। क्या क्या है वो, चारों इंपॉर्टेंट है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। वही मतलब कि माल न्यूट्रिशन के पेशेंट तो नहीं है। ठीक है, हाइट से वेट कितना है, मतलब अगर एज के अकॉर्डिंग वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और लोग मर कितने रहे। तो इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। कितनी है, 20.8, हाईएस्ट है अभी तक। ठीक है, इंडिया जो है स्लिप्ड हो गया है। पहले 2010 में इंडिया की रैंक थी 95th पोजीशन पे था इंडिया, आउट ऑफ 117 कंट्रीज। तो इस बार आ गया है 102वीं रैंक है। ओके, 2019 में। तो अपना जो रेशियो आया है वो है 30.3। पाकिस्तान की रैंक है 94, बांग्लादेश की है 88, नेपाल की है 73 एंड श्रीलंका की है 66। तो अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो अपने से अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओके, तो ये अपने लिए कंसर्न की बात है। अपनी रैंक है 102, आप फिगर में देख सकते हैं। अब है इंडियन पैंगोलिन। देखो इसका क्या हो रहा है, बहुत शिकार हो रहा है। मीट के लिए इसे यूज़ की जाती है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में, मतलब वहाँ की जो चाइना में पारंपरिक जो दवाएं हैं उसमें इसे यूज़ किया जाता है। तो ये मोस्ट ट्रैफिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है वर्ल्ड की। टोटल 8 स्पीशीज़ है पैंगोलिन की, उसमें इंडिया में सिर्फ 2 ही पाई जाती है, एक तो इंडियन पैंगोलिन और एक चाइनीज़ पैंगोलिन। ये दोनों जो स्पीशीज़ है वो शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड है। और IUCN में इंडियन पैंगोलिन तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और चाइनीज़ पैंगोलिन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ओके, अब है लोया जिरगा। बेसिकली क्या है, ये एक मास नेशनल गैदरिंग है।
जो कि हर एक तरह से मतलब सबके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे एथनिक ग्रुप हो, चाहे रिलीजियस ग्रुप हो, चाहे ट्राइबल कम्युनिटी हो, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी गैदरिंग होती है। ये कहाँ का है? अफगानिस्तान का। ओके, तो ये हाईली रिस्पेक्टेड सेंचुरीज ओल्ड कंसल्टेटिव बॉडी, मतलब बहुत पुराना और बहुत जैसे अपने खाप पंचायत होती है ना, बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ पे, उसी टाइप से ये लोया जिरगा है जिसमें हाईली रिस्पेक्टेड लोग आते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली उन इश्यूज पे बात करते हैं, जैसे कोई नेशनल क्राइसिस का इशू है या कोई नेशनल इशू को सेटल करना है उस पर। तो अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि लोया जिरगा जो है वो हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द अफगान पीपल। ठीक है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, ना ही इसके जो डिसीजन है वो लीगली बाइंडिंग है। ओके, अभी क्या हुआ कि लोया जिरगा ग्रैंड असेंबली हुई 3 दिन की अफगानिस्तान में, कि जो 400 तालिबान फाइटर्स है जो सीरियस क्राइम कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, अबडक्शन कर रहे हैं, उनको उनसे रिलेटेड कि उनको छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए। ओके, तो लोया जिरगा कहाँ का है? अफगानिस्तान का। अब है सुनामी रेड्डी। देखो क्या हुआ कि यूनेस्को का एक इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन है, ठीक है, जिसने अप्रूव्ड की है उड़ीसा की 2 कम्युनिटीज जिसका नाम है वेंकट रायपुर एंड नोलिया साही एज सुनामी रेडी कम्युनिटीज है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सी कम्युनिटीज को हाल ही में यूनेस्को आईओसी ने रिकॉग्नाइज किया है? तो कौन सी है? वेंकट रायपुर एंड नोलिया साही। तो इस रिकॉग्नाइजेशन के बाद इंडिया फर्स्ट कंट्री इंडियन ओशन रीजन की बन जाता है जिसने ये ऑनर अचीव किया है। उड़ीसा फर्स्ट स्टेज बन जाता है जिसमें कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। अब देखो सुनामी रेडी है क्या? बेसिकली एक कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है जिसे यूनेस्को के आईओसी ने इनिशिएट किया है ताकि सुनामी की प्रिपेयर्डनेस को प्रमोट कर सके, कि पब्लिक का एक्टिव कोलैबोरेशन हो, कम्युनिटी लीडर्स का एक्टिव कोलैबोरेशन हो, जो नेशनल और लोकल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसीज हैं उनका एक्टिव कोलैबोरेशन हो। तो इससे क्या होगा कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सुनामी की इमरजेंसीज जो है उनको मिनिमाइज करके ज़िंदगी जो वहाँ पे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है उसे कम किया जाए, और एक स्ट्रक्चरल और सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ की जाए बिल्डिंग कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, जिससे क्या होगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होगी वो डेवलप की जाएगी बाय द इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर द इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम ऑफ यूनेस्को आईओसी। अब इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है? सुनामी रेडी इन इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल बोर्ड। कहाँ का है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेंबर्स कहाँ से लेते हैं? MOES मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कुछ लोग होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के होते हैं, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डायरेक्टोरेट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड INCOIS। ओके, INCOIS बेसिकली क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर जो कि सुनामी एडवाइजरीज प्रोवाइड करती है इंडियन ओशन रीजन को, जिसमें 25 कंट्रीज शामिल है एज ए सुनामी सर्विस प्रोवाइडर एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द यूनेस्को आईओसी। अब इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर जो है इज द नोडल एजेंसी टू प्रोवाइड सुनामी एडवाइजरीज टू इंडिया। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि सुनामी रेडी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, इट कंडक्ट्स IO wave tsunami mock exercises biannually in coordination with ICG, IOT, WMS and also conduct mock exercises at national level in alternative years in coordination with MHA and NDMA and state disaster management agencies to strengthen the readiness to handle the emergency situation with the stakeholders. Okay. अब है वर्ल्ड ट्राइबल डे। देखो हर साल 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। इसका मकसद क्या है कि जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उन्हें प्रमोट करना, साथ ही साथ उनके जो राइट्स है उसे प्रोटेक्ट करना।
और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे एक्नॉलेज करना, देखना कि कैसे वो जो है वर्ल्ड इश्यूज़ में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हुआ, इस सारे इश्यूज़ में। बैकग्राउंड क्या है कि फर्स्ट मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशंस इन जेनेवा इन 1982। उसके बाद से हर साल, मतलब 1994 के बाद से हर साल ये 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस। अब देखो इंडिया में सिचुएशन देख लेते हैं कि ट्राइब्स की क्या सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ट्राइबल्स मेक अप अपने इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो है ट्राइबल्स है। कितने? 8.6%। 700 ट्राइबल ग्रुप है, उसमें से 75 जो है वो पीवीटीजीज है, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। गोंड जो ट्राइब है वो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का। ओके, इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ही सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है उड़ीसा में देखी गई है। कितनी है? 62। और ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां बिल्कुल भी कोई भी ट्राइब नहीं है। वो कौन सी स्टेट है? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी, मतलब यूटी एंड स्टेट दोनों शामिल है। ओके, तो कौन कौन से हैं? पांचों यूटी एंड स्टेट, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, मतलब एसटी को बूस्ट, मतलब एसटी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 342(1) प्रेसिडेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट या यूटी में या किसी मतलब वो गवर्नर की हेल्प से या बाय पब्लिक नोटिफिकेशन ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर ग्रुप विद इन द ट्राइब को एसटी डिक्लेयर कर सकता है उस स्टेट से रिलेटेड। ठीक है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि अपन कोई भी मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ओनली। 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 46 कि एससी, एसटी और अदर वीकर सेक्शन जो पॉपुलेशन है उनका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना। आर्टिकल 335 एससी और एसटी के जो क्लेम्स है टू सर्विसेज एंड द पोस्ट। आर्टिकल 338A कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है? नेशनल कमीशन फॉर एसटी हैज़ बीन सेटअप अंडर दिस आर्टिकल। 5th और 6th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ये तो हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान। अब है लीगल प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, किससे अगेंस्ट है? अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत से अगेंस्ट है। देन है एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर ऑफ एससी एंड एसटी। अब है प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। मतलब क्या है कि जो पार्ट 9 जो 90 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पंचायती राज है उसको बढ़ाया जा रहा है रिलेटिंग टू द पंचायत टू द शेड्यूल्ड एरियाज। ओके। ST and other traditional forest dwellers रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बेसिकली क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज कर रहा है फॉरेस्ट राइट को। एंड इन ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड इन फॉरेस्ट ड्वेलिंग ST एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट जो कोई जनजातियाँ अगर जंगलों में रहती है तो उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके। अब है एग्री इंफ्रा फंड। रिसेंटली अभी अनाउंस किया था यूनियन गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है। अब देखो इसके अंदर फंड में कौन कौन इंक्लूड होगा? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जो भी उद्यमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो सारे स्टार्टअप्स जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, एग्रीटेक प्लेयर्स हो गए, फार्मर ग्रुप हो गए जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एंड नर्चरिंग फार्म एसेट्स। तो एग्री इंफ्रा फंड जो एग्री इंफ्रा फंड बेसिकली पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 10 साल तक चलेगी। कैसे? 2020 से लेकर 2029 तक। ये क्या कर रही है? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। इन्वेस्टमेंट इन वाइबल प्रोजेक्ट किसके लिए? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए। इसे मैनेज और मॉनिटर्ड किया जाएगा MIS प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। अब इसमें किस किस को सपोर्ट किया जाएगा? फार्मर्स को,
प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को, एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स को बिल्ड करें और साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि फार्मर्स को उनका जो उत्पादन है उसकी एक प्राइस अच्छी मिलेगी, टू गेट ग्रेटर वैल्यू फॉर देयर प्रोड्यूस। इससे स्टोर करना आसान हो जाएगा, प्राइस मतलब वो जो बेचेंगे वो हायर प्राइसेस में बेचेंगे, वेस्टेज कम हो जाएगा, प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, वैल्यू एडिशन बढ़ जाएगा। ओके, अब है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। इसे लॉन्च किया था 2014 में, with an aim to have inclusive growth of farm mechanization to boost productivity। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मशीनों का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। तो अभी तक 553 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ठीक है, 2020-21 के बजट में 1033 करोड़ सैंक्शन हुआ था, जिसमें से 553 करोड़ अभी तक स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंच गया है। इस स्कीम के अंदर इंडिविजुअल फार्मर्स जो है उसे भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अगर वो कोई मशीन खरीदता है तो, फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ मशीनरी। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। एक्चुअली कैसे होगा, देखो अगर कोई मशीन आ जाती है तो फार्म ऑपरेशन जो होते हैं वो टाइमली हो जाएंगे, जो कटाई का कट इन ऑपरेशन जो होता है, बेटर मैनेजमेंट हो जाएगा इनपुट का। ठीक है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो मैकेनाइजेशन से क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, अब है इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। आप सबने न्यूज़ में सुना होगा कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया था कि 101 डिफेंस आइटम को वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 101 आइटम को नेगेटिव लिस्ट में डाला है, जो एमओडी जो है वो इंपोर्ट नहीं करेगी उन सारे आइटम को। तो क्या कर रहा है, बेसिकली इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा कि इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बूस्ट होगा। तो अपना जो टारगेट है 2025 तक जो टर्नओवर है उसे पहुंचाना है $25 बिलियन। कैसे कि सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स डिफेंस में बनेंगे वो यहाँ पे बने, ठीक है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हो। तो गवर्नमेंट ऑल्सो टारगेट मतलब एक्सपोर्ट भी करेंगे अपन जो यहाँ पे बने उत्पाद है, डिफेंस प्रोडक्ट है, वर्थ $5 बिलियन बाय 2025। अब इसमें मैन्युफैक्चर कौन कौन होंगे, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर भी हो सकते हैं और डिफेंस की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो सारी हो सकती हैं। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो डिफेंस इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। अब देखो कौन कौन से आइटम को इन्होंने मतलब इंपोर्ट करने से मना कर दिया है। वो हाई टेक्नोलॉजी वेपन भी है, स्मॉल पार्ट्स भी है, सब है। तो देखो आर्टिलरी गन है, असॉल्ट राइफल है, सोनार सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, रडार्स भी है और बहुत सारे अदर आइटम्स भी है। तो इम्पोर्ट ऑन दिस 101 आइटम इज प्लान टू बी प्रोग्रेसिवली इम्प्लीमेंट। मतलब कैसे एक साथ बंद नहीं कर देंगे, कुछ कुछ में बंद करेंगे। तो किसके बीच में, 2020 से लेकर 2024 तक। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ ऑल्सो बाइफर्केटेड, मतलब उन्होंने कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो बजट है उसमें भी दो में बाइफर्केट कर दिया, एक तो डोमेस्टिक और एक हो गया फॉरेन कैपिटल प्रोक्योरमेंट रूट। ठीक है, ये सेपरेट बजट हेड बनाया गया है विद एन आउटले ऑफ 52,000 करोड़ का। ठीक है, किसके लिए, डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। इन एनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई 200 करोड़ से ज़्यादा का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें कोई भी फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी टेंडरिंग प्रोसेस में। मतलब जब टेंडर लगता है, अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई कॉन्ट्रैक्ट 200 करोड़ से ऊपर का है तो कोई फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ओके, सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जल्दी से लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज कमेंट बिलो। ओके, बाय।